अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अमीन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद जावेद साहब, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। स्टॉक के काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है। अच्छा, मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो हमारे जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके खास करके इनके लिए प्रोग्राम बनाया गया है कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हम ऐसी आइटम में काम करें जो बिल्कुल सही जायज़ हो, और कुछ तो चाहते हैं कि ठीक है हम बैंक वगैरह में काम करें। अगर जो उसमें चाहते हैं कि इस्लामिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, तो इनके बारे में जावेद से सवाल करते हैं कि शरिया कंप्लाइंट की जो इंडेक्स चल रहा है वो क्या चीज़ है, और ये इनका क्या फार्मूला है, और ये किस तरह इनके जो आइटम वगैरह चेंज होती है, तो उस पर एक नज़र रखनी पड़ती है। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि वो जो हद से ज़्यादा निकल जाती है, बैंक के ज़्यादा मॉर्गेज हो जाती है, तो आइटम वो शरिया कंप्लाइंट से निकल जाती है। तो ये जावेद साहब हमें बताएंगे कि शरिया कंप्लाइंट क्या चीज़ है और क्या इन पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या फार्मूला है इसका, और ये क्यों जायज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं ये ब्रीफ़ कर दूं कि जो स्टूडेंट्स का जो आपने अभी क्वेश्चन रेज़ किया है उसके लिए दो बेसिक चीज़ें हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी शरिया कंप्लाइंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और उनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इस्लामिक कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर लें। तो वो भी एक ऑप्शन है उनके पास कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाके वो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर तो कोई मसला नहीं है। आप किसी बैंक के पास भी जाके अकाउंट्स खुलवाएंगे और उनको बोलेंगे हमें इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो आपको इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के मुताबिक जो उनके म्यूचुअल फंड चल रहे होते हैं या दूसरी कमोडिटीज़ में अगर वो काम कर रहे होते हैं तो उसमें आपको वो इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं जिसमें अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिविजुअली, यानी अपने तौर पे इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्टॉक एक्सचेंज 30 इंडेक्स चलता है, एक 100 इंडेक्स चलता है और एक इस्लामिक इंडेक्स चल रहा होता है। इस्लामिक इंडेक्स का जो हिस्ट्री है वो ये है कि मीज़ान बैंक ने किसी ज़माने में एक इंडेक्स डिज़ाइन किया और उसके अंदर कंपनीज़ इंक्लूड की जो टोटली शरिया कंप्लाइंट थी। शरिया कंप्लाइंट क्या चीज़ होती है? शरिया कंप्लाइंट ये होती है कि जैसे एक लिस्टेड कंपनी है, उसको चाहिए ये होता है कि वो अपने आप को ये टाइटल दे कि वो एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। तो उसके लिए उसको एक शरिया बोर्ड से रुजू करना पड़ता है और उसके पास जाके उनको अपनी सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, अपनी सारे ट्रांजैक्शंस बताने पड़ते हैं, अपनी सारी फाइनेंसिंग बतानी पड़ती है। तो वहाँ पे जो जितने भी जो एडवाइज़र्स होते हैं, शरिया एडवाइज़र होते हैं, उसमें ज़्यादातर मुफ्ती या आलिम वगैरह जो भी होते हैं, वो लोग उसको सर्टिफाई करते हैं कि हाँ भाई, ये कंपनी के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जो उन्होंने फाइनेंसिंग भी ली है, वो सब एज़ पर इस्लामिक लॉ है और एज़ पर शरिया है। तो वो शरिया कंप्लाइंट कंपनी हो जाती है, और वो भी जब होती है जब वो लोग उनको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं या उसको टाइटल देते हैं कि शरिया कंप्लाइंट कंपनी। इसलिए बाज़ आपने कंपनियों को देखा भी होगा कि कभी कभी अनाउंसमेंट भी आता है, अखबार में भी आता है कि शरिया कंप्लाइंट हो गई है, या उनकी जब एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि शरिया कंप्लाइंट कंपनी। एनुअल रिपोर्ट्स पे भी बाज़ दफ़ा लिखा होता है। अच्छा, अब ये क्या होता है, इसकी भी एक टाइम पीरियड होता है। इसके बाद इसका रिव्यू कंटिन्यूसली चल रहा होता है बोर्ड के पास, और अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन उन्होंने ऐसी कर दी या कोई एम्बिग्यूटी हो गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई तो वो उस इंडेक्स में से निकल भी जाती है बाज़ दफ़ा कि भाई अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं जो हम नहीं कह सकते कि ये प्योरली इस्लामिक ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये अब शरिया कंप्लाइंट कंपनी नहीं रही है। इसी तरह अगर कोई दूसरी कंपनी इसमें आना चाहती है कि मैं भी इस्लामिक के हिसाब से इसमें आना चाहती हूँ, तो वो भी उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, हर चीज़ें अपनी पूरा कंट्रोल प्रोसीजर, अपनी सारी ट्रांजैक्शंस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करने के बाद वो उसको जब अलाउ हो जाता है तो वो उसमें इस इंडेक्स में इंक्लूड हो जाती है। तो इसमें इंक्लूजन भी होती है इस इंडेक्स में, इस्लामिक इंडेक्स में, और इसमें एक्सक्लूजन्स भी होती है। तो ये इसका एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको दिया कि इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है और ये किस तरह चलती है। अच्छा, ये जो कंपनी एक्सक्लूड हो जाती है, आउट हो जाती है शरिया कंप्लायंस से, तो फिर क्या उनको सेल कर देना चाहिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नहीं, अब लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। जी, अब ये तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है उस पर डिपेंड करता है कि उसका उस टाइम क्या डिसीजन है। या तो थोड़ा सा वो कंपनी से पता करे, या
थोड़ी सी अपने आप को इन्फॉर्मेशंस ले के उसको क्यों एक्सक्लूड किया गया है, उसकी रीजंस क्या है, कोई टेम्परेरी है या परमानेंट है। हो सकता है कोई टेम्परेरी ट्रांजैक्शंस हुआ हो जिसकी वजह से उसको एक्सक्लूड किया हो, तो आप उसके लिए रुक भी सकते हैं। और अगर परमानेंटली हो गया है या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है या उन्होंने कोई फाइनेंसिंग ले ली है, कमर्शियल बेसिस पे फाइनेंसिंग ले ली है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। फिर आपको अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहे तो फिर आपको एक्सक्लूड हो जाना चाहिए उसमें से। अच्छा, ये जो बैंकें हैं, जो कंपनियां हैं जो बैंकों से लोन लेती है, ये इस्लामी बैंकों से लोन लेती है, शरिया कंपनी वाली, कि कमर्शियल बैंकों से लोन लेती है? देखिए, इसमें तो अब जो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसको तो फिर आपको देखना पड़ेगा, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स में जाके देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो फाइनेंसिंग ली है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है या रनिंग फाइनेंस है, वो उन्होंने फाइनेंसिंग का मोड क्या है, या तो मुराबा फाइनेंसिंग है या इस्लामिक फाइनेंसिंग है। तो उसके अंदर पूरा ऑडिटर ने नोट दिया होता है, उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग दी हुई होती है कि वो क्या चीज़ उन्होंने ली है, कोई सेल परचेज ट्रांजैक्शंस की है या क्या चीज़ की है। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये बैंक ने इस्लामिक फाइनेंसिंग ली है या नॉन इस्लामिक फाइनेंसिंग ली है। तो इसलिए थोड़ा सा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर क्या नोट में क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर ने उसने क्या चीज़ उसके अंदर आइडेंटिफाई की है। अच्छा, इसका मतलब, आपका मतलब ये कि अगर हम स्टॉक मार्केट में या किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी आप बुक की स्टडी भी करें साथ साथ। इनका कहने का मकसद ये कि अगर आप प्योर ही हलाल चाहते हैं तो आप इस पर नज़र रखें और उस कंपनी की स्टडी करें और देखें अगर ये शरिया कंप्लाइन से निकल गई है या शॉर्ट टर्म के लिए निकाल दी गई है या लॉन्ग टर्म के लिए निकाल दी गई, तो इसमें से आप आउट हो जाए। देखिए, यही उसूल होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो एक वक्त होता है आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, मगर आप उसमें सेल नहीं करते तो वो पता चलती वही स्टॉक आपके लॉस में आ जाते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर है, ये घूमता रहता है। तो ये चेंज नहीं करना चाहिए, सेल आउट करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। इस तरह आपकी एक्टिविटी बढ़ती है और इससे आपकी हो सकता है कोई अच्छा जैक पॉइंट लग जाए तो इसमें प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है। और जैसे अगर आज आपको 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपने सेल नहीं किया तो उसको पता चली कल माइनस हो गया, तो ये आपको प्रॉफिट बुक हो जाता है। कहते हैं कि स्टॉक में आप प्रॉफिट आप बुक कर लिया करें। अच्छा, दूसरा ये सवाल है कि जो अभी जो रमज़ान आ रही है, ज़कात कटेगी जी। तो सेविंग अकाउंट के अंदर, तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो ज़कात काटती है वो हमारी ज़कात ज़ाया हो जाती है। तो बाद लोग तो फिर डबल भी दे देते हैं, दोबारा भी दे देते हैं, या बाद लोग बोलते हैं ठीक है ये ज़ाया हो गई, हम ये अगले साल हम इसको कटौती करा देंगे, इसकी बॉन्ड दे देंगे, ज़कात को दे देंगे या अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेंगे, जो कैश फ्लो बाहर निकाल लेंगे ताकि ज़कात ना कटे। तो आपके ख्याल से क्या गवर्नमेंट जो हमारी ज़कात काटती है उसका इस्तेमाल सही करती है कि कोई मतलब कुछ इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में? देखें, सबसे बेसिक उसूल ज़कात का तो यही है कि आप अपने रिश्तेदारों और करीबी जानने वालों को आप अपनी ज़कात दें। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि ये आपकी ज़कात अगर काट भी ली है और सही तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट कर भी रही है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं भी हो, तो भी सबसे पहला हुक्म तो यही है कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनको आप अपनी ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ज़्यादातर आपने यही प्रैक्टिस देखी है और मेरे इल्म में भी यही है कि ज़्यादातर लोग जब ये टाइम आता है ज़कात डिडक्शन का तो लोग अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं और अपने तौर पे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनको अपनी सेटिस्फेक्शन हो कि हमने जो ज़कात दी है वो बिल्कुल सही तरीके से दी है और सही लोगों तक पहुंचाई गई है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर रहते हैं, उनको टाइम नहीं होता, वो नहीं आ सकते, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका कोई ऐसा नहीं होता कि वो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई अपने तौर पे कोई प्लान कर सके, तो फिर उनकी डिडक्शन हो जाती है। अब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले पे है कि उसने कहाँ जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। किसी ज़माने में इसके अंदर बहुत सारे मसले होते थे, बहुत सारी चीज़ें सामने आती थी, एविडेंस भी आ जाते थे कि इसके अंदर कुछ शक व शुबा है, सही नहीं हुआ। लेकिन टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कुछ सिस्टम ऐसे हो चुके हैं हम कि हमें बिल्कुल ही इसको बिल्कुल ही हमें रद्द नहीं करना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होती। गवर्नमेंट भी सही डिस्ट्रीब्यूट करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग अपने तौर पर बेहतर यही समझते हैं कि हम खुद डिस्ट्रीब्यूट अपने हाथ से करें। इसलिए वो रमज़ान के आने से पहले या जो डेट होती है फर्स्ट रमज़ान जो होती है उससे पहले अपने पैसे निकाल लेते हैं ताकि खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और बहुत से लोग इस तरह भी करते हैं कि पैसे निकाल लेते हैं और फिर सेकंड रमज़ान को वापस अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लेते हैं, इसके बाद वो निकाल सकते हैं। वरना अगर आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे फर्स्ट रमज़ान को तो वो उसके ऊपर डिडक्शन बैंक ऑटोमेटिकली बाय सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो डिडक्शन हो जाएगी।
उसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। उसका प्रोसीजर एक्चुअली ये होता है कि जब फर्स्ट शवाल आती है, फर्स्ट शाबान आती है, तो उसमें आपको जो है एक फॉर्म डिक्लेयर करना होता है बैंक को, जो उसको ZS50 कहते हैं। वो गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है और वो एक एफिडेविट होता है कि हम ज़कात जो है ख़ुद डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं और हम नहीं चाहते कि ये कोई और डिस्ट्रीब्यूट करे। तो अगर आप उस डेट से पहले आप बैंक को ये ज़कात फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो सिस्टम के अंदर वहाँ पे क्लिक लग जाएगा कि आपके अकाउंट से ज़कात डिडक्ट नहीं होगी। लेकिन एक पर्टिकुलर डेट होती है जो मैंने बताया, नॉर्मली फर्स्ट शाबान होती है, उससे पहले आपको ये फॉर्म जमा कराना होता है। तो वहाँ पे वो आपके अकाउंट में टिक लग जाएगी कि ये नॉन ज़कात अकाउंट है। अगर आपने वो जमा नहीं करवाया तो उसके ऊपर टिक नहीं होगा, तो फर्स्ट रमज़ान को सिस्टम खुद ही उसमें से ज़कात डिडक्ट करके जो ज़कात फ़ंड है उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देगा। इसके लिए लोग यही करते हैं जो मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट रमज़ान से पहले अपने अकाउंट से पैसे ही निकाल लेते हैं ताकि जो वहाँ पे पैसे ही ना हो। और जो जैसे अभी मेरे ख़्याल से 80,000 कुछ इसका निसाब आया है, तो वो उतना अमाउंट रखते हैं कि 50,000 रख लेते हैं, उससे उसके ऊपर एक्सेस जितने अमाउंट होते हैं वो पैसे निकाल लेते हैं ताकि जो है ना उसके ऊपर ज़कात डिडक्ट ही ना हो। फिर सेकंड रमज़ान को वापस जमा करा लेते हैं। फिर जैसे जैसे उनको डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है वो अपने अकाउंट से पैसे निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो हमारे जो प्रोग्राम है न्यू स्टूडेंट के बारे में जी, तो उनको आप ये बता दें कि जो बैंकों की जो लोन होती है, इस्लामी बैंक की और कमर्शियल बैंक की लोन की, ये थोड़ा मुख्तसर से बता दें ताकि इनको भी गाइड हो सके कि बैंक कमर्शियल बैंक में और इस्लामी बैंक इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। बेसिक फ़र्क जो दोनों में है, कमर्शियल बैंक के अंदर जब आप लोन लेने जाते हैं तो वो आपको ये नहीं बोलते कि आप कोई चीज़ परचेज़ करो हमसे या कोई चीज़ नहीं करो। उसके अंदर कोई कमोडिटी या कोई एसेट इन्वॉल्व नहीं होता एक्सेप्ट एज अ सिक्योरिटी। मिसाल के तौर पर मैं एक कमर्शियल बैंक जाता हूँ कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक मुझे बोलेगी ठीक है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है 1 करोड़ रुपए की लोन की, तो बैंक मुझे बोलेगी आप मुझे कोई प्रॉपर्टी रखा है। तो मैंने बैंक को एक अपनी प्रॉपर्टी रखा दी 1.25 करोड़ की या 1.5 करोड़ की। बैंक ने मुझे 1 करोड़ रुपए की लोन दी और मुझे कहा इसके ऊपर हम आपसे काइबर प्लस 6% लेंगे या 7% लेंगे, जो भी रेट मार्केट में चल रहा होगा। तो ये आपसे एक फ़िक्स रेट अलोकेट हो जाएगा आपके लोन के ऊपर कि इतना उन्होंने मार्कअप आपसे लेना है या इंटरेस्ट लेना है। बनिस्बत इसके मैं गया एक इस्लामिक बैंक और मैंने उनसे कहा कि मुझे जो है 1 करोड़ रुपए की लोन चाहिए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। तो मैंने उनसे कहा मुझे एक गाड़ी परचेज़ करनी है या अपनी फैक्ट्री के लिए मशीनरी परचेज़ करनी है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम आपको एक मशीनरी, जो आपको मशीनरी आपको अपनी फैक्ट्री में लगानी है, वो हम आपको परचेज़ करके दे देते हैं। आपको 1 करोड़ रुपए के बजाय हम आपको वो मशीनरी परचेज़ करके दे देते हैं। वो बैंक ने मुझे वो मशीनरी 1 करोड़ रुपए की मेरी फैक्ट्री में इंस्टॉल करवा के दे दी और वो उन्होंने मुझे 1 करोड़ के बजाय मुझे 1.25 करोड़ रुपए की बेची है। अब इस्लामिक बैंक क्या करेगा, 1.25 करोड़ रुपए की इंस्टॉलमेंट बना देगा मुझे कि मुझे 2 साल में पेमेंट करनी है, 3 साल में पेमेंट करनी है, 4 साल में पेमेंट करनी है। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो गया और सेल परचेज़ की एक ट्रांजैक्शन आ गई, एक कमोडिटी बीच में आ गई, कोई एसेट आ गया, कोई यूनिट आ गया, कोई भी चीज़ आ गई जो मैंने सेल परचेज़ ट्रांजैक्शन हो गई कि मैंने बैंक से ये चीज़ परचेज़ की है इस अमाउंट पे और बैंक को मुझे ये पेमेंट करनी है इतने सालों में। ये बेसिक फ़र्क है इस्लामिक बैंक में और कमर्शियल बैंक में। अच्छा, कमर्शियल बैंक का आपका कहने का मकसद ये है कि कमर्शियल बैंक आपको कैश देती है और कैश पर बनता है सूद जी, और इस्लामी बैंक आपको देती है असेट। बिल्कुल। इस्लामिक बैंक के अंदर जब भी आप इस्लामिक फाइनेंसिंग लेंगे तो आपको कोई ना कोई बीच में एसेट या कोई ना कोई इस्लामिक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगा उसमें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जायज़ है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और इस पे मतलब हर बैंक का अपना एक बोर्ड होता है, शरिया बोर्ड होता है, अब वहाँ जाके आप स्टडी भी कर सकते हैं और उन्होंने अलाउ किया होता है। बेसिकली इसको मुराबा फाइनेंसिंग भी कहते हैं और मुदारबा फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स हैं, तो वो डीप एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो मैंने बेसिक समझा दिया कि क्या होती है एक्चुअली दोनों में डिफरेंस। जावेद भाई ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया कि इस्लामी बैंक और कमर्शियल बैंक और ज़कात के बारे में जो गवर्नमेंट करती है
और दूसरा है कि जो शरिया कंप्लाइंट के अंदर जो आइटमों का काम करना चाहिए। बाद लोग कहते हैं कि हम उस आइटम में काम करेंगे जो सूद से पाक हो, तो उसके बारे में जावेद भाई ने बहुत अच्छी तरह बताया। ये अपनी तरफ से नहीं बताया, ये बाकायदा उलमा इकराम का बोर्ड बना हुआ है, जैसे कि मिज़ान का जो लोग बैंक में डिपॉजिट कराते हैं और वहाँ से अपना कुछ प्रॉफिट लेते हैं। ये बैंकों का होता है कि जो इस्लामी बैंक होते हैं प्रॉफिट लॉस पे होती है। ये आपको फिक्स नफ़ा नहीं देते कि आपको हर साल इतना देंगे या हर महीने इतना देंगे, कम भी देंगे और हो सकता है लॉस भी हो, मगर ये लॉस शो नहीं करते। लॉस इसलिए शो नहीं करते कि जो इनके पास जो अपना सरमाया होता है, जो इनका अपना प्रॉफिट होता है, ये शेयर होल्डर को या अपने अकाउंट होल्डर को ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और ये मुस्तकिल चलते रहे। क्योंकि बाद लोगों का किचन इसी से चलता है, तो ये इसलिए में इन लोगों ने ऐसी मैकेज़म बनाया हुआ है कि ताकि हर महीने की पहली तारीख को कुछ ना कुछ अकाउंट होल्डर को मिलता रहे। तो ये हमारे और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को देखते रहे और सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से। अल्लाह हाफिज़।